हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फ्यूचर लाइब्रेरियन के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि बातचीत करने वाले हैं एस टेट बिहार लाइब्रेरियन बहाली के लिए जो एस टेट एग्ज़ाम होने वाली है, उस एस टेट के सिलेबस के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि उसका सिलेबस जो है वो क्या रह सकता है, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से इन टॉपिक से बनने वाले हैं और आपका सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे टाइटल के माध्यम से यहाँ से कि यहाँ से बस ये टॉपिक आपकी एग्जाम यानी कि पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो ये जो टॉपिक एक सिमिलर टॉपिक है, कुछ एक सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में प्रश्न जो है वो छपकर सामने आते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में व्याख्या करेंगे, इसकी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस जो है वो क्या रह सकता है। सिलेबस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी वार्ता जो है वो प्रारंभ करेंगे। आप सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस से हूबहू याद रखिएगा, प्रश्न छपने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आपने अभी तक फ्यूचर लाइब्रेरियन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ उसी सिलेबस पर आधारित एक पुस्तक है नॉलेज बूस्टर। इस पुस्तक को आप घर बैठे क्या कर सकते हो, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर अपना एड्रेस जो है वो व्हाट्सअप करके इस पुस्तक का डेमो आप देख सकते हो। डेमो के साथ साथ ये पुस्तक भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा के लिए नॉलेज बूस्टर जो पुस्तक है वो बड़ी ही रामबाण पुस्तक रहने वाली है, बड़ी ही शानदार पुस्तक रहने वाली है। तो ये पुस्तक भी आप मंगवा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें यहाँ सर सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस के बारे में देखिएगा, यूनिट, इस सिलेबस को हमने 5 यूनिट में क्या किया है, डिवाइड किया है। 5 यूनिट के माध्यम से 5 अलग अलग यूनिट के माध्यम से आप सिलेबस को देखोगे तो सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट देखने को मिलेगी। यूनिट फर्स्ट में आपके लाइब्रेरियन वाला जो पोर्शन है, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला जो पोर्शन है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसका फंडामेंटल जो है वो शामिल किया गया है। देखिएगा, जैसे पहला टॉपिक यहाँ से दिया गया है यूनिट फर्स्ट में आपका लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। पहले टॉपिक का नाम क्या है, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि पुस्तकालय एक क्या है, सामाजिक संस्थान है। अब वहां पर भी उसमें क्या क्या दिया गया है, किस प्रकार की लाइब्रेरीज को शामिल किया गया है, ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई है। यहाँ से आप देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में जो पुस्तकालय है उनका विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो पुस्तकालय है, याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज देखा आप देखोगे, पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी है। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहां से तैयार होगा। इसके बाद में जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, याद रखिएगा, एनडीएल जिसको हम बहुत जानते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ, याद रखिएगा, इंडिया, यहां से इस सिलेबस में मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 नियम, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि प्रत्येक एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां से देखो, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए हैं, साथ ही देयर इम्प्लीकेशन भी दिए गए हैं, साथ साथ में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि जो पुस्तकालय अधिनियम है। अब पुस्तकालय अधिनियम से भी आपको एक प्रश्न जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता, उसके फीचर्स और उसके एफोर्ट्स जो है भारत में क्या क्या हुए हैं उसके बारे में आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाए तो आपका याद रखिएगा, यहां से जो आपका आईपीआर वाला जो सेक्शन दिया गया है उसमें भी आप देखिएगा कि आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपकी जो भी आईपीआर से संबंधित आपके पेटेंट है, आपके कॉपीराइट है, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो यहाँ से कॉपीराइट के अलावा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो कि 1954 में क्या हुआ था भाई, लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो आपका डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है वो भी आपको यहाँ से इस सिलेबस में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जैसे आप विश्व स्तर पर देखोगे या फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो आपका जैसे इफ्ला है, इफ्ला के साथ साथ आपको यहाँ से कई सारे एसोसिएशन और मेंशन किए गए हैं। ये रहा आपका इफ्ला। इफ्ला के अलावा यहाँ से एएलए आपको दिया गया है, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। आईएलए बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो याद रखिएगा, भारतीय स्तर पर आपका आइजलिक दिया गया है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के नाम से।
ठीक है ना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के नाम से जिसको जानते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी एजुकेशन, भारत में लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत या पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत किस प्रकार से होती है। इसके अलावा RRLF, याद रखिएगा RRLF बोले तो राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन भी यहाँ से आपको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो ये रहने वाला है। इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमारे पास याद रखिएगा सेकेंड यूनिट का जो पोर्शन है वो आ जाता है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, उसकी परिभाषा क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके एट्रीब्यूट्स, ये वाला पोर्शन जो है वो आपको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है उसका जो पार्ट है याद रखिएगा वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अलग अलग जो पद्धतियां हैं उसमें याद रखिएगा कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट का क्या महत्व है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कैनन्स जिसको हम कह सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ किसके प्रिंसिपल्स है, क्लासिफिकेशन के, उनके एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। उनके मेथड है, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ में दिए गए हैं। इसके अलावा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो अलग अलग पद्धतियां हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें भी आप स्पेशल देखोगे तो आपको कोलन क्लासिफिकेशन के अलावा आप आगे देखते हो तो याद रखिएगा कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इन तीन स्कीम्स जो है, तीन स्कीम से तीन प्रकार की जो क्लासिफिकेशन की पद्धति है यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो कि DDC का ही पार्ट है, जिसको हम मानक उप विभाजन के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स आ गया। इसके अलावा जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं। उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी नीड, उनके पर्पज जो है वो यहाँ से आपको क्या करना होगा, रीड आउट करना होगा। स्पाइसेज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार यहाँ से शामिल किए गए हैं। स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको मैंने बताया कि आपकी CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तीन प्रकार की स्कीम आपको यहाँ से शामिल की गई है। इसके अलावा ये भी यूनिट सेकंड का ही पार्ट है, जिसमें आपका नोटेशन दिया गया है, यानी कि जिसको हम अंकन के नाम से जानते हैं। अंकन, और अंकन में याद रखिएगा कि अंकन की आवश्यकता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ये शामिल किया गया है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है यहाँ से। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, जिनको हम PMEST के नाम से जानते हैं, PMEST, ये 5 मूलभूत श्रेणियां यहाँ पर दी गई है, जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आता है 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा जो है वो किस संस्करण में, किस एडिशन में प्रस्तुत की गई थी। कॉमन आइसोलेट दिए गए हैं। कॉमन आइसोलेट जैसे कि आपको पता है कि कॉमन आइसोलेट जो CC के अनुसार देखा जाए तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एशियाई और PCI, यानी एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, दूसरा है पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ से नोटेशन का वैसे हमने ऊपर बता दिया आपको, नोटेशन वाला पार्ट आ गया है। इसके अलावा फेज रिलेशन आ गए हैं, यानी दशा संबंध आ गए हैं। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है याद रखिएगा वो यहाँ से शामिल किए गई है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है। कैटलॉग दिया गया है। कैटलॉग कार्ड की जो डेफिनेशन है कैटलॉग की, उसकी आवश्यकता है, उसके पर्पज है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो यहाँ से दिया गया है। इसके अलावा ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटलॉग एंड कैटलॉगिंग कोड्स के बारे में यहाँ से दिया गया है। जैसे आपने पर्शियन इंस्ट्रक्शन कोड देखा होगा, जवेट कोड देखा होगा, डिजाइज का कोड देखा होगा, तो इस प्रकार के कोड भी यहाँ से शामिल किए गए हैं। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग ओपेक वाला पोर्शन यहाँ से दिया गया है। ओपेक के साथ साथ आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ, याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। कैटलॉग कार्ड के जो प्रकार है वो यहाँ शामिल किए गए हैं। इसके अलावा यूनिट सेकंड का ही पोर्शन, सेकंड यूनिट काफ़ी लेंथ की रहने वाली है। याद रखिएगा यहाँ से कि आपके 100 क्वेश्चन जो है वो किसके, वो लाइब्रेरी साइंस के। बाकी 50 प्रश्न जो है वो आपको आपके बिहार के GK GS के अकॉर्डिंग, या रीजनिंग मल्टीबिलिटी जो भी है आपका हिंदी वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, वहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें भी आप देखोगे तो सब्जेक्ट कैटलॉग के बारे में है, उसकी डेफिनेशन, उसके पर्पस दिए गए हैं। स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉग दिए गए हैं, जिसमें भी आपको CCC, याद रखिएगा CCC के साथ में ACR2 वाला पोर्शन भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीड आउट करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग के दिए गए हैं। ओवरव्यू दिए गए हैं प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम आप देखोगे तो करंट ट्रेंड्स वाला पोर्शन जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन में आपको दिया गया है। इसमें भी आपका मार्क है, CCF है, RD है,
ठीक है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे आरडी जो है वो किस वर्ष आता है, सीसीएफ जो है वो किसका कार्यक्रम है, सीसीएफ के अब तक कितने एडिशन आ चुके हैं, ये सारी बातें। इसके अलावा सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स यहाँ दिए गए, जिसमें चेन प्रोसीडर शामिल है, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग शामिल है। तो ये इस वाला पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। थर्ड यूनिट की अगर हम चर्चा करते हैं तो थर्ड यूनिट जो है वो थोड़ा सा संक्षिप्त है और काफ़ी आसान भी है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से चर्चा करें तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो आपकी डॉक्यूमेंट्री या नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है, उसमें भी आप देखोगे तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्टियरी है। तो 3 प्रकार के जो सूचना स्रोत है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के बाद में अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा आपके ई रिसोर्सेज आ जाते हैं। ई रिसोर्सेज वाला पोर्शन है, ई बुक्स वाला पोर्शन है, ई जनरल्स वाला पोर्शन है, डेटाबेसेस के बारे में है। इसके अलावा रेफरेंस सर्विस वाला पोर्शन भी आपको यहाँ पर इंक्लूड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से रेफरेंस सर्विस जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज 2 प्रकार की रेफरेंस सर्विस आपको रीड करनी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ रेफरेंस सर्विस की क्वालिटी या उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, रेफरेंस लाइब्रेरी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारा पोर्शन दिया गया है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यहाँ पर मेंशन की गई है, यहाँ पर दिया गया है। इंटर लाइब्रेरी लोन दिया गया है। एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विस का जो मेथड है वो भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें भी ट्रांसलेशन सर्विस है, लिटरेचर सर्च सर्विस है, अलर्टिंग सर्विस है, जिसको हम याद रखिए अलर्टिंग सर्विसेज में CAS और SDI यहाँ मेंशन किया गया है। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग वाला जो पोर्शन है, लाइब्रेरी नेटवर्किंग वाला पोर्शन है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर आपको दिए गए हैं, याद रखिएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो एक्टिविटीज़ जिसमें आप शामिल करोगे तो इन्फ्लिपनेट आ जाएगा। इन्फ्लिपनेट यानी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, याद रखिएगा क्या है ये, पुस्तकालय नेटवर्क है, इन्फ्लिपनेट है, डेलनेट है और OCLC है। OCLC एकमात्र ऐसा नेटवर्क है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है जहां से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से भी आपको इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यूनिट 4 का अगर हम चर्चा करें तो मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किया गया पूरा का पूरा। उसमें भी आप देखोगे तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये दिया गया है। लाइब्रेरी की जो ऑपरेशंस है वो दिए गए हैं। सिलेक्शन एंड एक्विजिशन वाला पोर्शन, अधिग्रहण विभाग वाला पोर्शन दिया गया है। कलेक्शन, बिल्डिंग, डेवलपमेंट, टेक्निकल प्रोसेसिंग क्या होती है, सर्कुलेशन सेक्शन क्या करता है, चार्जिंग सेक्शन क्या करता है, ये सारा का सारा मेंशन यहाँ पर किया गया है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिस्टम यहाँ दिए गए हैं, याद रखिएगा। स्टॉक वेरिफिकेशन का वाला, वेडिंग आउट वाला पोर्शन यहाँ मेंशन किया गया है। स्टॉक वेरिफिकेशन किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, वेडिंग आउट जो है वो क्या होता है। इसके अलावा यूनिट 4 के माध्यम से आप देखोगे तो लाइब्रेरी अथॉरिटीज एंड लाइब्रेरी कमेटी, यहाँ पर जो कमेटी और कमीशन वाला पोर्शन है वो दिया गया है। लाइब्रेरी याद रखिएगा पर्सनली यहाँ मेंशन किया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एनालिसिस है, जॉब सेटिस्फिकेशन है, जॉब इवैल्यूएशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस यहाँ दिया गया है। फाइनेंशियल एंड बजट वाला जो बजटिंग वाली जो टेक्निक है, बजट के जो प्रकार है वो यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा लाइब्रेरी बिल्डिंग क्या है, उसके रूल्स क्या, रेगुलेशन क्या होते हैं, लाइब्रेरी स्टैटिक्स क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, मेंटेनेंस सेक्शन क्या करता है। इसके अलावा कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5th यूनिट के माध्यम से बढ़ते हैं तो याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, उसकी नीड के अलावा अगर हम बातचीत करें तो उसके कंपोनेंट्स यहाँ शामिल किए गए हैं। बेसिक कंप्यूटर वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे तो आपके कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर के देखिएगा यहाँ पर हार्डवेयर वाला पोर्शन आ गया है। इसके अलावा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं आ गई है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन आ गया है। कंप्यूटर में भी आप सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी है, माइक्रो है, वो यहाँ दिया गया है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो वाला पोर्शन है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया गया है, इसमें भी इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है। CPU यहाँ से दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वाला पोर्शन दिया गया है। मेमोरी दी गई है, आपकी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेमोरी जो है वो स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी होती है, ये सारी दी गई है। कंप्यूटर के देखिएगा सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो ये देखिएगा यहाँ से आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें भी आप सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र है, वो वाला मेंशन किया गया है। इसके अलावा MS विंडो दिया गया है। MS तो पूरा का पूरा ऑफिस यहाँ मेंशन किया गया है। MS विंडो है, उसमें भी लाइनेक्स है।
इसके अलावा यहाँ से दिया गया आपके जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट और उसके टाइप यहाँ मेंशन किए गए हैं। जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, इसमें भी आप MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पूरा का पूरा MS वर्ड यहाँ मेंशन किया गया है। टेलीकम्युनिकेशन में आप देखोगे तो उसकी नीड, उसके पर्पज़, उसके टाइप्स क्या क्या है, कम्युनिकेशन के टूल, टेक्निक, इसमें भी आप ईमेल वाला पोर्शन है, वेब पोर्टल्स है, सोशल नेटवर्किंग है, ये सारे के सारे यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा देखोगे तो नेटवर्क टोपोलॉजी दी गई है, जिसमें आपका पैन, लैन, वैन और मैन, याद रखिएगा ये भी सारा का सारा शामिल किया गया है। इंटरनेट वाले पोर्शन में अगर आप देखते हो तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका ओरिजिन कैसे, कहाँ हुआ है, नीड क्या है, पर्पज़ क्या है, ये सारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी शामिल किया गया है। पुस्तकालय स्वचालन को भी यहाँ मेंशन किया गया है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी नीड क्या है, उसके पर्पज़ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, याद रखिएगा कंप्यूटर टू लाइब्रेरी, यानी कंप्यूटर के एप्लीकेशन का जो यूज है वो लाइब्रेरी में कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ऑपरेशंस क्या है, उसकी बेसिक फीचर्स क्या है, मॉड्यूल्स वहाँ दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर्स की जो कौन कौन से मॉड्यूल्स है वो यहाँ शामिल किए गए। इसमें भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो आपका एक सोल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यहाँ सोल सॉफ्टवेयर दिया गया है। उसमें भी आपका सोल सॉफ्टवेयर 3.0 वर्जन दिया गया है, ई ग्रंथालय 4.0 दिया गया है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए किसके लिए रहने वाला है, कंप्यूटर वाले पोर्शन में, यानी यूनिट 5 जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ से सारी की सारी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। संपूर्ण सिलेबस आपका इसी प्रकार से रहने वाला है और इसी सिलेबस को अगर आप आधार मानकर, इसी सिलेबस को अगर आप ध्यान देकर क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो 100% मान लीजिए कि आप एस्टेट वाली एग्जाम को, और एस्टेट के साथ साथ अगर इसी सिलेबस को फॉलो करके आप लाइब्रेरी साइंस वाला वो जो मटेरियल है उसको आप क्या करते हो, रीड आउट करते हो हाथ से लिखते हुए। ऐसा नहीं कि पहले से कुछ छपा हुआ है, PPT बनी हुई है और उसको आप, टीचर भी उसको अंडरलाइन कर रहा है और आप भी उसको अंडरलाइन कर रहे हो, वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर हाथ से लिखकर आप पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। साथ ही आप कितना डेप्थ में पढ़ रहे हो, कितना गहन आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसी सिलेबस को आप आधार मानकर क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। तैयारी जो है वो एन वक्त पर नहीं होती है, तैयारी जो है वो अगर आप अभी से प्रारंभ करोगे तब जाकर आपकी तैयारी जो है वो प्रारंभ होगी। और तैयारी प्रारंभ करने के लिए जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर लाइब्रेरियन। कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो याद रखिएगा आज ही आप प्ले स्टोर से फ्यूचर, याद रखिएगा फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप जो है वो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ ये बुक जो मैंने आपको बताई है, ये बुक आप कहाँ से मंगवा सकते हो, फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप से भी मंगवा सकते हो। नीचे दिए गए नंबर जो चल रहे हैं वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से क्या कर सकते हो, ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो क्लासेस को आप अपने अन्य साथियों को बताइएगा, खुद देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।